एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपनी जजमेंट बनाएं। जरा सोचिए, एक भारी भीड़ है, स्टेज पर एक व्यक्ति बैठा है और वो अजनबियों के सबसे गहरे राज, उनके नाम, बीमारियां, यहाँ तक कि घर के पुराने किस्से बिना कुछ पूछे बता रहा है। देखने में तो ये किसी को भी हैरान कर देगा, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस चमत्कारी पब्लिक स्पेक्टेकल से थोड़ा पीछे हटेंगे। हम एकदम निष्पक्ष होकर इन दावों की चीर-फाड़ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई कोई अलौकिक सिद्धि है या फिर एक बहुत ही सलीके से चलाया जा रहा सिस्टम। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस चमत्कार के इल्यूजन को समझेंगे, फिर स्टेज तक पहुंचने वाले इस पूरे फिल्टरिंग प्रोसेस को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम धाम के करोड़ों के अर्थशास्त्र, उसके राजनीतिक प्रभाव और आखिर में विज्ञान और समाज पर इसके असर पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, चमत्कारों का भ्रम। चलिए देखते हैं कि पब्लिक के सामने आखिर क्या पेश किया जाता है। आजकल टीवी डिबेट्स खोलिए या सोशल मीडिया, हर जगह इसी स्टेज की चर्चा है, जहां लोगों के एकदम प्राइवेट सीक्रेट्स मिनटों में बता दिए जाते हैं। अब जब एक ही सटीक भविष्यवाणी बार बार होती है ना, तो उसे चमत्कार मान लेना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सच में कोई ईश्वरीय चमत्कार है या फिर एक वेल कंट्रोल्ड सिस्टम? मतलब इतने सटीक पर्सनल डिटेल्स स्टेज तक पहुंचते कैसे हैं? क्या बैकग्राउंड में कोई ऐसा तंत्र चल रहा है जो ये सारी जानकारी जुटाता है? भाग 2, इस फिल्टरिंग प्रोसेस को डिकोड करना। आइए समझते हैं कि स्टेज तक लोगों को बुलाने के पीछे का लॉजिस्टिक्स कैसे काम करता है। इस सवाल का जवाब हमें स्टेज के ऊपर नहीं बल्कि स्टेज से काफी पहले मिलेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि असली डेटा कलेक्शन तो लोगों के स्टेज पर पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। कैसे? इस नारियल वाले सिस्टम को देखिए। मंदिर के बाहर लोगों को अपनी परेशानी के हिसाब से एक खास रंग के कपड़े में नारियल बांधने को कहा जाता है। लाल रंग मतलब नॉर्मल परेशानी, पीला रंग मतलब शादी से जुड़ी दिक्कतें, काला रंग भूत प्रेत के लिए और सफेद रंग बच्चा होने या प्रेगनेंसी की समस्याओं के लिए। सोचिए, अनजाने में ही लोग नारियल खरीदते वक्त अपनी परेशानी खुद ही कैटेगराइज कर रहे हैं। नारियल चुनने के बाद शुरू होता है एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल फ्लो। लोग काउंटर पर जाते हैं, अपना नाम, पता, फोन नंबर और आईडी प्रूफ जैसी पर्सनल डिटेल जमा करते हैं। फिर उन्हें एक वेटलिस्ट टोकन पकड़ा दिया जाता है और फिर शुरू होता है इंतजार। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किसी को स्टेज पर नहीं बुलाया जाता। कुछ दिनों बाद बस गिने चुने लोगों को ही स्टेज पर आने का कॉल आता है। ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिलेक्टिव और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है, ये टाइम गैप। टोकन मिलने और स्टेज पर बुलाए जाने के बीच का जो ये खाली समय होता है ना, यही वो वक्त है जहां सारा गेम बदलता है। आज के डिजिटल दौर में किसी का नाम, पता और फोन नंबर मिल जाए तो फेसबुक, लोकल नेटवर्क और रेफरेंस से बैकग्राउंड चेक करना कितना आसान है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल तब दिखा जब एक रिपोर्टर को स्टेज पर बुलाया गया और उसे उसके चाचा का नाम और नए घर के बारे में बता दिया गया। बाद में पता चला कि ये सारी जानकारी उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर पहले से ही पब्लिक थी। तो ये जो जानकारी पहले से जुटा ली जाती है, वही स्टेज पर जाकर एक चमत्कार का इल्यूजन क्रिएट करती है। भाग 3, विस्तार का अर्थशास्त्र। चलिए नजर डालते हैं इस धाम के फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, जाहिर सी बात है, पैसा भी बढ़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जगह अब सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन चुका है। आसपास की दुकानों के किराए के आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। बताया जाता है कि महज 200 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान का किराया 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया है। ये किसी बड़े मेट्रो शहर के हाई एंड मॉल से भी ज्यादा है। और इसका नतीजा, जो गरीब वेंडर्स इतना भारी किराया नहीं दे सकते, उन्हें वहां से हटना पड़ रहा है। और बात सिर्फ दुकानों के किराए पर खत्म नहीं होती। हर दिन वहां हजारों गाड़ियां आती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पार्किंग व्यवस्था से रोजाना 1 लाख रुपए तक की कमाई होती है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प या कहें चौंकाने वाला क्लेम सामने आता है। कथित तौर पर इस पूरी पार्किंग की मोनोपोली प्रमुख के ही परिवार के सदस्यों के पास है। तो अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, आसमान छूता दुकानों का किराया, परिवार के पास पार्किंग का कंट्रोल, लाखों रुपए कमाने वाले वीआईपी दर्शन और अनगिनत डोनेशन बॉक्स जिनका कोई सार्वजनिक हिसाब किताब नहीं है, ये सारी चीजें मिलकर इसे एक मल्टी करोड़ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की तरह चला रही हैं। यहाँ आस्था के साथ साथ एक बहुत बड़ा और स्ट्रक्चर्ड कैश फ्लो काम कर रहा है। भाग 4, राजनीतिक प्रभाव और डराना धमकाना, सत्ता, जमीन और विरोध की आवाजों को दबाना। पैसा और भीड़ जब साथ आते हैं तो लोकल राजनीति पर उसका असर पड़ना तय है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये हमें एक बहुत ही वेल प्लान्ड एस्केलेशन की कहानी दिखाती है। पहले साल में एक छोटे से गांव में सामान्य पूजा पाठ से शुरुआत होती है। तीसरे साल तक मीडिया और टीवी डिबेट्स के जरिए इसे तेजी से वायरल किया जाता है। 5वें साल में एक पूरा वीआईपी इकोसिस्टम और भारी मात्रा में पैसा आना शुरू हो जाता है। और 7वें साल तक आते आते
कथित तौर पर जमीन का आक्रामक विस्तार और राजनीतिक डराने धमकाने का काम शुरू हो जाता है। इस विस्तार को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि धाम का दायरा बढ़ाने के लिए जबरदस्ती जमीनें ली गईं। गांव के कम्युनिटी हॉल, जहां पहले गरीबों की शादियां होती थीं, वहां ताले लगा दिए गए। यहां तक कि पब्लिक शमशान घाट की जगह भी ले ली गई, जिससे लोकल लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, आरोप है कि रातों रात उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। ये दावे बहुत ही परेशान करने वाले हैं। और ऐसे माहौल में जब कोई साइंटिफिक कम्युनिटी से सवाल उठाता है तो मामला और भी गर्मा जाता है। रैशनलिस्ट और इन्वेस्टिगेटर श्याम मानव ने जब खुले तौर पर चैलेंज किया कि चलिए इन चमत्कारों को फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में टेस्ट करते हैं, तो क्या हुआ? आयोजकों ने अचानक अपना नागपुर का कार्यक्रम रद्द कर दिया और वेन्यू शिफ्ट कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद श्याम मानव को गंभीर धमकियां तक मिली। उन्हें कहा गया कि उनका हाल भी मारे गए डॉक्टर दाभोलकर जैसा कर दिया जाएगा। भाग 5, विज्ञान की कीमत। इस सवाल ना पूछने वाली आस्था का समाज पर क्या असर हो रहा है? जब कोई सिस्टम इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि उस पर सवाल ही नहीं उठाए जा सकते, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी वैज्ञानिक सोच को होता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक तरह से दिखाती है कि कैसे मास हिस्टीरिया यानी भीड़ का उन्माद हमारी लॉजिकल थिंकिंग पर हावी हो जाता है। एक तरफ है तर्क करना और ट्रांसपेरेंसी की मांग करना, और दूसरी तरफ है भीड़ का भारी दबाव। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि भीड़ में कुछ प्लांटेड लोग होते हैं जो भूत प्रेत भगाने की एक्टिंग करते हैं। जब हजारों लोग एक साथ ऐसा कुछ देखते हैं तो वो अपना लॉजिक भूलकर बस भीड़ के साथ बहने लगते हैं। और ये अंधभक्ति तब सच में खतरनाक हो जाती है जब बात लोगों की सेहत पर आती है। स्टेज से खुलेआम ये दावा किया जाता है कि 50 ग्राम गोमूत्र और हल्दी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है। ये एक पूरी तरह से अनवेरिफाइड और इलीगल मेडिकल क्लेम है। फिर भी इसे एक चमत्कारिक इलाज बताकर प्रमोट किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर विज्ञान और मेडिसिन की प्रैक्टिस के खिलाफ है। अगर हम इस पूरे मूवमेंट के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखें तो कई चिंताजनक बातें सामने आती हैं। वैज्ञानिक तरीकों पर से लोगों का भरोसा कम हो रहा है। ऐसे असत्यापित मेडिकल इलाजों को बढ़ावा मिल रहा है जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लोग एक्चुअल डॉक्टर या पुलिस के पास जाने के बजाय इन दरबारों में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे सिस्टम को नॉर्मलाइज किया जा रहा है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये पूरे समाज को एक अंधी आज्ञाकारिता की तरफ धकेल रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमें बस इस एक विचार पर सोचना है। सच्चे चमत्कारों को कभी भी सवालों या जांच से डर नहीं लगता। लेकिन अगर कोई सिस्टम पूरी तरह से ओपेक या अपारदर्शी है तो वहां सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जब भी पब्लिक स्टेज पर किसी अजनबी के गहरे राज खोल दिए जाएं, तो बस हैरान होकर रह जाने से बेहतर है कि हम थोड़ा तार्किक होकर सोचें। क्या हम अपनी वैज्ञानिक सोच को इतनी आसानी से हारने दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद तलाशना होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind. Khuda Hafiz.